अच्छा, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो आ गया। फंक्शन को हम यहाँ पर जो इमेज हैंडलर है इससे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। जब हमारे पास इमेज जो है वो क्लिक होगी तो उसके ऊपर चलेगा ऑन चेंज। इसका इनपुट टाइप क्या है, फाइल। और उसके ऊपर जो फंक्शन है वो कौन सा चलेगा, इमेज हैंडलर के नाम से। वो फंक्शन हमने ऊपर बना लिया है। जब ये फंक्शन चलेगा तो आपको पता है ऑन चेन जो है वो इवेंट प्रोवाइड करता है। पहले हमें क्या मिलता था, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हम कर रहे हैं इमेजेस के ऊपर काम। तो अब हमने क्या करना है कि स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर हमारे पास ये टाइटल था, ये प्राइस थी। ये हमारे पास नीचे पड़ा हुआ है इमेज वन के नाम से। जो इमेज वन वाले से सिलेक्ट करेगा वो इमेज आएगी यहाँ। उसके बाद इमेज टू में से जो सिलेक्ट करेगा उसकी इमेज आ जाएगी यहाँ। जो इमेज थ्री में से सिलेक्ट करेगा उसकी इमेज आ जाएगी वहाँ। अब इमेज वन वाले में से मैं सिलेक्ट करता हूँ, यानी इमेज वन वाला जो है मैंने क्लिक किया, उसमें से इमेज मैंने निकाली। अब उसको इस इमेज वन में सेव करवाना है कि ये वाली जो इमेज है वो मैंने पिक की है। तो उसको करने के लिए हमारे पास सेट स्टेट को कॉल करेंगे। अभी इस कंडीशन की तरफ हम नहीं आते, हम कहते हैं इमेज हैंडलर जब चलेगा तो इसमें हमने सेट स्टेट चलाना है जैसे हमने इसमें चलाया है। ठीक है, ताकि हम स्टेट को अपडेट कर सकें। लेकिन इसमें हमने क्या किया, हमने वही अप्रोच स्टेट यानी जितनी भी उसमें वैल्यूज हैं ऑब्जेक्ट में वो सारी पहले ले आओ। उसके बाद हमने कहा कि इवन डॉट टारगेट डॉट जहां पे नेम है उसको देखो कि इसका कौन सा नेम बन रहा है। तो उसमें जो इनपुट टाइप है उसमें हमने इसको नेम दिया होगा। तो नेम के अंदर इसका नेम बन रहा है इमेज वन। ठीक है, तो ये उसका नेम इस स्टेट के अंदर ये इस नेम से मैच करेगा। तो इस इमेज वन को अपडेट करने के लिए यहाँ पे हमने इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल, यानी जहां पे आप इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखते हो, जब भी आपने इमेजेस लेनी होती हैं तो वो इमेजेस आपको मिलती हैं फाइल्स के अंदर। क्योंकि इमेज क्या होती है, फाइल होती है। तो उसके लिए आपको करना पड़ता है इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल। तो ये आपको एक एरे में मिलता है। ठीक है। अब जब आपको एरे में मिलता है तो उस एरे के अंदर और भी कुछ चीजें होती हैं। यानी उनका जो फाइल्स वाला एरे है उसके अंदर और भी कुछ चीजें मौजूद हैं। हमें क्या चाहिए कि जो पिक्चर हमने अभी सिलेक्ट की है हमें उस एरे में से वो इमेज निकालनी है। ठीक है। तो अब आप यूं समझो कि उस एरे के अंदर जो जीरो इंडेक्स है ना, मेरी इमेज मुझे उस इंडेक्स पे मिल जाती है, जीरो इंडेक्स पे। हो सकता है इसका वन इंडेक्स भी हो, टू भी हो, उस पर कुछ और पड़ा हो। लेकिन जब भी आप कोई इस इनपुट फील्ड को क्लिक करने के बाद, जब मैं यहाँ पे कुछ लिख कर, जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा चूज फाइल, तो ये इमेज वन पे मैंने क्लिक किया। तो अगर मैं यहाँ से कोई इमेज चूज करता हूँ तो वो वाली इमेज अब इमेज वन के अंदर जो स्टेट में पड़ा हुआ है उसमें सेव करवानी है। उसमें सेव करवाने के लिए मुझे ये इमेज जो है वो इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स और उसके अंदर जीरो इंडेक्स पे मिलेगी। क्योंकि मुझे पता है कि ये फाइल्स है और ये मुझे एरे देगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे इसके अंदर। तो मैंने जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई जो मेरी इमेज होगी मैंने वो पिक कर लेनी है इसमें से। ठीक है। ये ऑलवेज सेम ही रहेगा। इवन डॉट टारगेट डॉट फाइल और जीरो इंडेक्स आपने बताना है। ये जब भी आप इमेज पिक करते हो तो आपकी इमेजेस जो है वो इस ऑब्जेक्ट के जीरो इंडेक्स पे आ जाती है। तो ये चूज फाइल दोबारा हम देखते हैं कितनी फाइलें सेलेक्ट कर पा रहे हैं। वो भी देखते हैं अभी। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट का मेथड या फंक्शन बोल रहे हैं, फाइल रीडर के नाम से यूज किया है। एज अ कंस्ट्रक्टर मेथड यूज कर लिया उसको और उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव करवा लिया। ठीक है। फाइल रीडर यानी इमेजेस को रीड करने के लिए ये क्या करता है, रीडर इस वेरिएबल में सेव है, रीडर डॉट ऑन लोड एंड। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सेट प्रीव्यू की एक स्टेट बनाई है ऊपर। ये वाली जो स्टेट, अभी हमारे पास प्रीव्यू वाला काम नहीं है तो इसको फिल वक्त के लिए हम कर देते हैं स्टॉप। ठीक है। ये वाला काम हम तब करेंगे जब हमने अपने डैशबोर्ड में इमेजेस को प्रीव्यू करना है। अभी हम जस्ट देख लेते हैं कि हमें वैल्यूज कैसे मिल रही हैं, फिर जब हम प्रीव्यू करेंगे तब ये कोड हम चला देंगे। उसको प्रीव्यू करने के लिए हमने ये वाला फंक्शन लिया और उसको हमने सेट प्रीव्यू के अंदर अब हमने सेव करवा दिया। तो सेट प्रीव्यू क्या है, एक स्टेट होगी। तो ये प्रीव्यू के लिए यानी कि मैंने कौन सी इमेज जो चूज की है वो दिखती कैसी है, वो कौन सी इमेज मैं चूज कर रहा हूँ उसका प्रीव्यू देखने के लिए। अभी फिल वक्त हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल
तो ये हमें पता है कि ये जो फाइल्स का नाम है ना, ये एक एरे देता है हमें। इसीलिए तो हमने इसका जीरो इंडेक्स यहाँ पे पकड़ा है, ताकि जीरो इंडेक्स पे जो मेरी इमेज है ना वो आ जाती है, तो मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। हम उसे कहते हैं फाइल्स की जो लेंथ है ना, वो अगर जीरो के बराबर नहीं है तो फिर ये वाला काम करो। अगर वो जीरो के बराबर है तो इसका मतलब अभी तक कोई फाइल चूज नहीं हुई। जैसे ही कोई फाइल चूज हो गई तो इसका मतलब उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो अब ये जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि वन हो गया, तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी। तो ये कंडीशन कब चला करेगी, जब भी कोई फाइल चूज करेगा। हो सकता है कि जब कोई फाइल चूज ना करे, वैसे ही सबमिट पे क्लिक कर दे, मतलब उसने प्रोडक्ट का नाम दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी, प्राइस दे दी, अब उसने क्रिएट वर्ड पे क्लिक कर दिया, उसने कोई भी इमेज चूज नहीं की। जब उसने कोई इमेज चूज नहीं की तो उसके लिए ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है ना, नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब नॉट इज इक्वल टू जीरो हमारे पास क्या होगा, चलेगा ही नहीं। हमारी कंडीशन क्या होगी, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अभी तक कोई प्रोडक्ट चूज इमेज चूज नहीं हुई होगी। तो इसने कब चलना है, जब नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, जब कोई प्रोडक्ट चूज कर लेंगे। तो फिर ये, या तो हमें यहाँ पे ये कंडीशन जो है इसके अंदर अलर्ट शो करवा देना है कि काइंडली जो है इमेजेस चूज करें, आप इमेजेस स्किप करके जा रहे हैं, तो इस तरह का कोई मैसेज शो करवा सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा ली और हमने देख लिया कि अगर मैं इसको सेट स्टेट और उसके बाद इवन डॉट टारगेट डॉट नेम एंड देन इवन डॉट टारगेट डॉट फाइल, जब भी आपने कोई फाइल पिक करनी है तो आपका यही सिनेरियो रहना है, फाइल और उसका जीरो इंडेक्स। वो कोई भी फाइल हो वो आपको इस ऑब्जेक्ट के यानी इस एरे के जीरो इंडेक्स पे ही मिला करेगी ऑलवेज, ठीक है। वो मैंने कहा जो भी जीरो इंडेक्स पे मिलती है ना वो तुमने इस नेम में सेव करवा देनी है, ठीक है। अब इस ये जो नेम है इवन डॉट टारगेट डॉट नेम, ये कैसे आता है, जब हम जिस इनपुट फील्ड पे क्लिक करते हैं, जिसको चूज करते हैं, उसका जो नेम है ना वो हमें यहाँ पे मिलता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर नीचे आऊं तो यहाँ पर क्या नेम है, इमेज वन, ठीक है। तो जैसे मैं अपने डैशबोर्ड में जाके इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो फंक्शन है मेरा, इस फंक्शन के अंदर मुझे इवन डॉट टारगेट डॉट नेम में मिलेगा वो जो नेम मैंने नीचे इनपुट फील्ड में दिया हुआ इमेज वन। तो यहाँ पे आ जाएगा इमेज वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो इमेज जो मैंने सेलेक्ट की होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसे कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर नाम आ रहा है और जो तुमने इमेज सेलेक्ट की है वो इसमें सेव करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम आ जाएगा, इमेज वन। तो वही इमेज वन हमारे पास कहाँ पड़ा होगा, स्टेट के अंदर इसको, तो वो इमेज इसको असाइन हो जाएगी, इसमें वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह हमने क्या करना है नीचे, फिर जब हमने दूसरे पे क्लिक करना है तो इवन डॉट टारगेट डॉट नेम में क्या आ जाएगा, इमेज टू। तो इसमें भी कोई ना कोई इमेज आएगी जो उसने उस वक्त सेलेक्ट की होगी। तो इसमें जो नेम बनेगा वो होगा इमेज टू। तो इमेज टू हमारे पास ये पड़ा है, यानी वो इमेज जो उसने सेलेक्ट की है और जो वहां पे नाम बना है वो ये होगा, तो उसको इमेज मिल जाएगी। सेम इसी तरह अगर मैं इसको चूज करता हूं तो इस इनपुट फील्ड का नाम क्या होगा, इमेज थ्री। तो वहां पे इवन डॉट टारगेट डॉट नेम में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इमेज थ्री। यानी इसमें डाटा सेव होना है कौन सा, जो यहाँ से पिक किया गया। तो यहाँ पे जो भी इमेज पिक करेंगे वो इसमें आ जाएगी। तो इसका मतलब इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री में हम जो जो इमेजेस सेलेक्ट करते जाएंगे वो इनमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बटन होगा और उस बटन पे हमने करना है क्लिक। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑन सबमिट जो है वो चलेगा, ठीक है। ये वाला क्रिएट प्रोडक्ट हैंडलर, तो ये वाला फंक्शन जब चलेगा क्रिएट प्रोडक्ट वाला, तो हम इसको रोकेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों रोकेंगे ये पता है ना सबको, इस बात का आइडिया है। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्यों लिखते हैं, और ताकि ये जो फॉर्म है ना ये सारी वैल्यूज को जब तक ले नहीं लेता तब तक वो वहां पे रहे और रिफ्रेश ना हो। इवन डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हमने लगा लिया और उसके बाद हम यहाँ पे लगा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम स्टेट को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, ये वाली स्टेट। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने फ्रंट एंड में और हम यहाँ पे दे देते हैं, उसको बोलते हैं, जो है मेरे पास, हम उसको बोलते हैं कि मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, और इसकी जो प्राइस है वो हम कहते हैं कि इसकी प्राइस है, कुछ ये दे देते हैं,
डिस्काउंट का कोड अभी हमने नहीं बनाया, तो डिस्काउंट की वैल्यू भी डाल देते हैं, ठीक है, 10%। और स्टॉक ये हमारे पास 20 जो है वो मोबाइल पड़े हुए हैं। अच्छा, अब हमने करना ये है कि यहाँ से हमने इमेजेस चूज करनी है। उन इमेजेस को, आपके मोबाइल में कोई इमेजेस है डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे? पर्सनल तो नहीं है वो? कहाँ पे पड़ी होंगी? पिक्चर्स में, यहाँ पे। ये पिक्चर्स है। अच्छा, वैसे ही रैंडम सी पिक्चर हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, और इसमें से भी उठा लेते हैं। अभी हमारे पास एक्चुअल में मोबाइल की नहीं है, नहीं हो रही ना, मल्टीपल्स का ऑप्शन नहीं लगाया ना यहाँ पे। वो वैसे भी आपको सारी की सारी भी जीरो इंडेक्स में ही मिलेंगी। आपकी जितनी भी इमेजेस है वो सारी की सारी भी चेक करोगे, वो भी जीरो इंडेक्स में ही मिलेंगी आपको, क्योंकि वो एरे है और एरे के अंदर आपको वो पहले इंडेक्स में पूरा इमेजेस का ऑब्जेक्ट मिलेगा। हाँ, पूरी की पूरी सारी इमेजेस आ जाती होती हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे कोई और इमेजेस इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें हम कोई नेक्स्ट जो है वो ये वाली इमेज। कौन सी? ये वाली। ठीक है, तो अब हमने करना ये है कि क्रिएट प्रोडक्ट पे जब हमने क्लिक करना है तो हमें स्टेट में जो पड़ा हुआ डाटा है वो दिखना चाहिए कि हमने क्या क्या डाटा ले लिया हुआ है। तो क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो हमारा जो ऑन सबमिट वाला फंक्शन है वो चल गया। जब वो फंक्शन चला है तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर? डाटा में हमारे पास आ गया है जी। सबसे पहले टाइटल था, टाइटल में उसका टाइटल आ गया। स्टॉक हमने दिया कि हमारे पास 20 है। प्राइस हमने ये वाली दी थी, और उसके बाद हमने डिस्काउंट वाली वैल्यूज दी थी। अभी हमारे पास कलर्स नहीं है और कैटेगरी नहीं है। अब हमने क्या चूज किया था? इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री। तो ये हमारे पास इमेज वन आ गई, ठीक है, उसका साइज बता रहा है और वो इमेज बता रहा है कि वो कौन सी इमेज है। और उसके बाद इमेज टू है, ठीक है, और उसमें भी वो बता रहा है कि ये इसका नाम क्या है, उसका कितना साइज है, और वो किस पीएनजी है, जेपीजी है, जो भी आपने सेलेक्ट की है। हमारे पास तीन इमेजेस थी, तो इमेज वन टू थ्री में हमारे पास वो इमेजेस भी आ गई हैं, डॉकर फाइल और ये, ठीक है। हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो आ गया है। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जब हम ये वाला कोड जो है, अगर आपने इमेजेस प्रीव्यू करनी है तो आप ये वाला कोड ऑन कर देंगे, ठीक है। जो इमेज मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ वो आपको यहाँ पर एज अ प्रीव्यू इमेज दिखेगा। हम इसको करके देखते हैं अभी। यहाँ पर ये वाला जो कोड है प्रीव्यू के लिए, हमने ये वाली एक स्टेट कॉपी करनी है यहाँ से। यहाँ पे हमें इस स्टेट के बाद प्रीव्यू वाली चाहिए। अब मैं प्रीव्यू वाला जो कोड है वो ऑन कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब प्रीव्यू जो है वो इस स्टेट में सेट हो जाएगा जाके। सेट प्रीव्यू करेंगे तो इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री का प्रीव्यू अगर हमने देखना है तो वो हमें यहाँ पे मिल जाया करेगा। उस प्रीव्यू को देखने के लिए हमें सबसे लास्ट पे हमने शायद उसको प्रिंट करवाया हो। हमारे पास ये जो डिव है, इस डिव के अंदर हमारे पास ये प्रीव्यू है। इमेज प्रीव्यू के नाम से हमने क्या करना है? एक कंपोनेंट बनाना है, ताकि वो कंपोनेंट जो है वो हमारी इमेज के प्रीव्यू को शो करवाए। हम यहाँ पे कंपोनेंट्स जो हैं उनके अंदर आके एक फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं images preview डॉट jsx, ठीक है।
इमेजेस प्रीव्यू की इमेज यहाँ से हम इसको दोबारा इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम जो इसका कोड है वो इससे ले लेते हैं। इमेज प्रीव्यू का जो कंपोनेंट है वो हम ये वाला यूज कर लें। ठीक है, वहां से हमने इमेज प्रीव्यू, और आपको पता है यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये कैसे मिलती हैं आपको, ये जो आप यहाँ से डाटा सेंड करते हैं इस डाटा को क्या बोला जाता है, प्रॉप्स पास करना। मैंने इमेज प्रीव्यू के कंपोनेंट को यहाँ से प्रॉप्स पास किया, क्या यूआरएल पास किया, और उसके बाद पास कर दिया उसको हेडिंग। अब इस इन दोनों प्रॉप्स को मैंने रिसीव करने के लिए क्या करना है, इस कंपोनेंट में जाना है और यहाँ पे क्या लिखना है, प्रॉप्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ये वाला काम नहीं करता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप्स, इसमें प्रॉप्स मिलेंगे। अब मुझे दो चीजें मिलेंगी प्रॉप्स में, एक प्रॉप्स डॉट यूआरएल और दूसरा प्रॉप्स डॉट हेडिंग। अब आपके पास चॉइस है कि आप यहाँ पे प्रॉप्स डॉट हेडिंग लिख दें और यहाँ पे प्रॉप्स डॉट यूआरएल कर दें, योर चॉइस। या फिर डायरेक्टली जितने भी आप प्रॉप्स पीछे से भेज रहे हैं उनको आप एज अ डी स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी जो भेजा है एज इट इज करली ब्रैकेट लगा के वही यहाँ पे निकाल लो। प्रॉप्स में से निकालना है प्रॉप्स में से निकाल लो, अगर डायरेक्ट निकालनी है तो डायरेक्ट निकाल लो। मैंने यहाँ से दो चीजें भेजी हैं, जो भेजी हैं वो मुझे पता है, एक यूआरएल है और दूसरा हेडिंग है, तो मैंने उनके एज इट इज यहाँ पे नाम लिखे, तो इसका मतलब ये मैंने अब props डॉट यूआरएल props डॉट हेडिंग नहीं करना, मैंने वो डी स्ट्रक्चर करके पहले ही निकाल ली। अब मैंने जहाँ पे props डॉट हेडिंग लिखना था वहां पे डायरेक्ट हेडिंग, जहाँ पे props डॉट यूआरएल लिखना था वहां पे डायरेक्ट यूआरएल। सही है, तो अब हम करते हैं यहाँ पे फाइल चूज कर लेते हैं। यहाँ से मैं ये फाइल चूज करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो फाइल हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, यानी प्रीव्यू चेक करने के लिए कि मैं क्या अपलोड कर रहा हूँ, यानी वो मेरी प्रोडक्ट जो है उसकी इमेज कैसी दिखेगी। उसके बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, जब क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे आ गई, इमेज 2 आ गई। यहाँ पे क्लिक किया 3, तो यहाँ से कोई भी अगर मैंने इमेज लेनी है तो वो ठीक है, ये मेरे पास प्रीव्यू आ गया कि मेरी जो इमेजेस हैं वो दिखने में कैसी होगी, मैं कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। अब हमने इस पे क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, हमने वो भी करके देख लिया है, डाटा आ रहा है हमारे पास। अब हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है क्रिएट प्रोडक्ट वाला वो हमारे पास ऊपर यहाँ पे मौजूद है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन में अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो डाटा है ना, इस डाटा के अंदर हमारे पास यूआरएल्स इन्वॉल्व हो गए, यानी फाइल्स आ गई, फाइल्स नहीं है तो इमेजेस आ गई, यानी ये डाटा अब सिर्फ और सिर्फ जो टेक्सचुअल बेस्ड डाटा नहीं रहा, अब इसमें इमेजेस भी इन्वॉल्व हो गई। ऐसा डाटा जिसमें इमेजेस आ जाए उनको कंट्रोल करने के लिए आपको अलग से थोड़ा सा काम करना पड़ता है। वो दो तीन टेक्निक्स हैं, आप वो उनमें से कोई एक चूज कर लो। ठीक है, तो मैं ये यूज करता हूँ कि फॉर्म डाटा, यानी मैं ये समझता हूँ कि जितना भी फॉर्म का डाटा है ना उसको ओवरऑल लेके चला जाए। नहीं तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को अगर कंट्रोल करना है ना, तो इसमें मल्टर के नाम से एक पैकेज है, आप वो भी यूज कर सकते हो, आसान ही है, वो भी मुश्किल नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर जो डाटा है ना, वो न्यू डाटा, ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हमने यूज कर लिया, फॉर्म डाटा, और मैंने एक वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब मैं कहता हूँ कि फॉर्म डाटा डॉट अपेंड, अपेंड का मतलब होता है इसमें ऐड कर दो, यानी इसमें शामिल कर दो क्या, डाटा। डाटा के नाम से एक वेरिएबल, उसमें क्या ऐड कर दो, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और उसमें स्टेट, कौन सी स्टेट, ये वाली स्टेट। ठीक है, इस स्टेट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, टाइटल, प्राइस, डिस्काउंट, स्टॉक, कैटेगरी, कलर्स और इमेजेस। अभी हमने ये कैटेगरी और कलर्स जो है वो नहीं उसमें ऐड किए, तो जब हम वो ऐड कर लेंगे फिर वो भी यहीं से ही लेने हैं, तो उसकी मैंने स्टेट में अभी जगह बना के रखी हुई है। तो मैं उसे कहता हूँ कि तुम फॉर्म डाटा डॉट अपेंड करो डाटा के नाम से कि ये मेरा प्रोडक्ट का डाटा है, और तुमने जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, यानी वो कहता है कि इसमें यूआरएल भी मिलेंगे
तो यूआरएल्स को रीड करना, वो कहता है मेरे लिए मतलब मुझे समझ नहीं आएगी कि ये कौन सा डाटा है। तो मैं कहता हूँ डाटा को ऐड करने से पहले सारा डाटा जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो इसलिए हमने वहां पे क्या फंक्शन यूज कर लिया, डाटा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या करता है, स्ट्रिंगीफाई के नाम से वाहिद कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। यूआरएल्स भी होंगे, वो भी एज अ स्ट्रिंग काम करेंगे। जो भी मेरा डाटा, टाइटल, स्टॉक, जो भी मैं लिखूंगा वो सारा डाटा मेरा क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। तो उसके बाद ये साइजेस के लिए, ये डिस्क्रिप्शन के लिए, ये अभी हमारे पास नहीं है, तो इनको हम भी फिल के लिए बंद कर देते हैं। हमारे पास जो डाटा है वो सारे का सारा डाटा किसमें पड़ा हुआ है अभी, स्टेट में। स्टेट वाला डाटा मैंने इसको दे दिया। अब उसके बाद मेरे पास और भी डाटा है, वो है इमेजेस। ठीक है, तो मैं कहता हूँ फॉर्म डाटा डॉट अपेंड इमेज वन स्टेट डॉट इमेज वन। उसके बाद अपेंड कर दो इमेज टू, उसके बाद अपेंड कर दो इमेज थ्री। यानी तीनों इमेजेस भी मैंने इसमें डाल दी हैं। और वो जो स्टेट में दूसरी चीजें पड़ी होंगी, यानी टाइटल होगा, डिस्काउंट होगा, जो भी होगा, वो भी मैंने इसमें अपेंड कर दिया। किसमें, फॉर्म डाटा डॉट अपेंड। फॉर्म डाटा डॉट अपेंड यानी इस वेरिएबल के अंदर वो सारा डाटा मैंने शिफ्ट कर दिया, फॉर्म के डाटा वाला। ठीक है, अब हम उसे कहते हैं कि जब हम ये, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वही पुराने वाला फ्लो, एक सर्विस कॉल होगी, ये डाटा उस सर्विस तक जाएगा, वो सर्विस आगे से हमें रिक्वेस्ट लेके जाएगी कहाँ पे, बैकएंड पे। तो उस सर्विस को क्रिएट करने के लिए उस सर्विस का क्या नाम हो सकता है। अभी तक हमने जो सर्विस बनाई है वो सर्विस बनाई थी कैटेगरी सर्विस के नाम से। अब हम कौन सी सर्विस बनाएंगे, प्रोडक्ट सर्विस के नाम से। तो हम सर्विसेज में आते ये हैं। जो अपेंड लग रहा है, जी जी। ये उसी डाटा के अंदर, JSON के अंदर डाटा बाइंड हो रहा है या क्या हो रहा है? ये डाटा, फॉर्म डाटा, ये वो है कि जब आप डिफरेंट इसमें चीजें ऐड, आपका जब टेक्स्ट बेस्ड डाटा से हट के कोई डाटा आ जाता है ना, तो उसमें फिर आपको जो चीजें हैं वो अलग अलग मैनेज करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे इसमें इमेजेस भी आ रही हैं, और इसमें अब साइजेस और कैटेगरीज भी अलग से आ जाएगी, मे बी कलर्स भी आ जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप का डाटा आ गया। अब डिफरेंट टाइप का जब डाटा आता है तो आप या तो पहले वाला फ्लो यूज करो जो हम पहले यूज कर रहे हैं। अगर आप वो यूज कर रहे हो ना, तो फिर आपको ये जो इमेजेस हैं इनको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। ये यूआरएल जो है समझ नहीं आते इसको कि क्या, कौन सी इमेज, ये क्या बना हुआ है। वो कहता है कि इसको किसी फॉर्मेट में लेके आओ ताकि मैं समझ सकूं कि ये एक्चुअल में कौन सा डाटा है। या तो फिर आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस फॉर्म डाटा के साथ, यानी इस फॉर्म फॉर्म डाटा जो है ये है। अब ये फॉर्म डाटा मेरा फंक्शन नहीं, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। वो फंक्शन कहता है कि आपके पास अगर मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा है तो मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तो फॉर्म डाटा को हमने बताना है कि हमारे पास इमेजेस भी हैं, हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड डाटा भी हो सकता है, और हमारे पास कोई और अगर टाइप है तो वो डाटा भी तुमने मैनेज करना है। तो फॉर्म डाटा वाला फंक्शन मैंने इस वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब इस वेरिएबल की जिम्मेदारी है कि मेरी जो इमेजेस हैं उनके यूआरएल को अंडरस्टैंड करे और उनका एक फॉर्मेट बनाए खुद से, ताकि उसको लग सके कि ये डाटा इमेजेस का डाटा है, ये डाटा साइजेस का डाटा है, ये डाटा टाइटल है, या क्या कौन सा डाटा है। यानी फॉर्म की इनपुट फील्ड्स को नॉर्मलाइज करता है वो। ठीक है, तो फॉर्म डाटा के अंदर जितना भी डाटा अब आपने भेजना है ना, वो इस फॉर्म डाटा के वेरिएबल में अपेंड करवाने के बाद सेंड करना है। पहले हम क्या करते थे, जो स्टेट में डाटा पड़ा हुआ है वही एज इट इज हम भेज देते थे आगे, ऐसे ही करते थे ना। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टोर में आते हैं, जो हमारा स्टोर है। स्टोर में आने के बाद हमने यहाँ पे, ये स्टोर तो हमने सर्विसेज के अंदर कौन सी सर्विस बनाई है अभी, कैटेगरी सर्विस। यहाँ पे हम एक नाम लिख लेते हैं न्यू फाइल, और उसको बोल देते हैं प्रोडक्ट सर्विस डॉट जेएस। ठीक है, अब ये वाली सर्विस आप चाहे तो ये वाली कॉपी करके इसके नाम चेंज कर दो। ठीक है, करना तो यही है। तो हम जो बनी बनाई है यहाँ से वही कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार नाम ना चेंज करना पड़े। यहाँ पे सर्विसेज, और यहाँ पे हम जाएंगे प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, ये प्रोडक्ट की सर्विस बनी हुई है, इसी को कॉपी करके हम वहां पे ऐड कर दें। ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट। बाकी जो है मैं क्या कर देता हूँ, वो कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देते हैं।
इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब बाकी सारी जो है वो हमने यहाँ से निकालनी है। अब ये हमारे पास बन गई है प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, ऐसे ही बननी थी ना। इसमें एक बेस यूआरएल है, अभी हमने ये वाला जो हेडर है वो नहीं भेजना, हमने अभी सिर्फ और सिर्फ बेस यूआरएल तक रिक्वेस्ट पहुंचानी है। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस का नाम, आगे उसका रिड्यूसर पाथ यानी उसका नाम, वो प्रोडक्ट टैग टाइप्स का आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों लगाते हैं, ताकि जब भी क्रिएट करें तो गेट वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल किया जाए। उसके बाद बेस क्यूरी, वही सारा सेटअप है। तो अब एंड पॉइंट्स में हमने एंड पॉइंट्स बनाने हैं। क्रिएट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो मैंने क्रिएट प्रोडक्ट के नाम से एंड पॉइंट बना लिया। पीछे से जो डाटा हमने सेंड करना है वो डाटा हमें मिलना है। इस डाटा के अंदर इस इस राउट के ऊपर रिक्वेस्ट जानी है। रिक्वेस्ट कौन सी होनी है, मेथड पोस्ट होना है उसका, और बॉडी के अंदर क्या चले जाना है, वो डाटा जो हमने फॉर्म में से अभी ले लिया और यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये वही सर्विस जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ली। प्रोडक्ट सर्विस हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब जब भी सर्विस क्रिएट होती है हम जाते हैं स्टोर के पास और स्टोर को बोलते हैं कि हमने नई सर्विस क्रिएट की है तो इसको अपने अंदर जो है वो यूज करना है हमने। इसी को कॉपी करते हैं तो यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रोडक्ट सर्विस, तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ऊपर ये इंपोर्ट भी कर दी है उन्होंने, और इसी में से हमने क्या निकालने हैं, रिड्यूसर निकालने हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका एक मिडल वेयर भी बनाना है। जैसे एक कैटेगरी वाला था, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। और ये कौन किसका है, प्रोडक्ट सर्विस का, तो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ये वही, अब आपने सर्विस बनाई, उसको बना के कॉपी पेस्ट करके नाम चेंज किया, एंड देन आपने क्या किया, उसको स्टोर में ऐड कर दिया। अब मेरी यहाँ पे सर्विस भी ऐड हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने उस सर्विस को कॉल करना है। ठीक है, इस प्रोडक्ट सर्विस को मैंने कॉल करना है। इसमें से किस चीज को कॉल करना है, यूज क्रिएट प्रोडक्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन याद आया क्या है, म्यूटेशन और क्यूरी दो ही चीजें हैं ना। अब हम डाटा भेजने लगे हैं तो म्यूटेशन, तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले यूज, बाद में जो एक्शन है उसका नाम। तो नाम क्या है इसका, क्रिएट प्रोडक्ट। यूज क्रिएट प्रोडक्ट, तो क्या होगा ये म्यूटेशन, यूज क्रिएट प्रोडक्ट म्यूटेशन। तो इसको हम यहाँ से अब कॉपी करेंगे और अब हम जाएंगे क्रिएट प्रोडक्ट में। हमने इसको कॉल करना है। जब इसको कॉल करें, मैं कहता हूँ जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो मेरा ये फंक्शन जो है वो चले और वो उस म्यूटेशन को वैल्यूज प्रोवाइड करे। ऐसा ही है ना। तो ये म्यूटेशन हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इसको, और ये यहाँ पे इंपोर्ट भी हो जाएगी। अच्छा, जब भी आप कोई डाटा सेंड करने वाली म्यूटेशन यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं। आपने इन दोनों चीजों में से एक चीज यूज करनी है। आप मुझे बताएं, मैं डाटा सेंड करना है तो कौन सी ब्रैकेट यूज करूंगा। दो ब्रैकेट्स थी हमारे पास, एक म्यूटेशन के लिए और एक क्यूरी के लिए। जब भी हम म्यूटेशन यूज करते हैं तो एरे ब्रैकेट यूज करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मिलना है, एक फंक्शन, और दूसरे नंबर पे क्या मिलना है, रिस्पॉन्स। तो पहले नंबर पे हमें क्या मिलना है, फंक्शन। उस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, सेव प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट, कुछ भी, जो भी आपका नाम दिल करता है वो लिख लो। मैं कहता हूं जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो हमने इस फंक्शन को क्या करना है, कॉल करवाना है। तो हम करते हैं क्रिएट प्रोडक्ट में आने के बाद मैं इस फंक्शन को कर लेता हूं यहां से कॉपी। ये वाला फंक्शन है हमारा क्रिएट प्रोडक्ट हैंडल, तो हम इसकी जगह पे उसे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास जब ये फंक्शन चलेगा, फॉर्म डाटा, और फॉर्म डाटा में से हम क्या करेंगे, डाटा के नाम से डाटा सेव करवा लेंगे। ये नाम होगा, की होगी। हमने स्टेट को एज अ स्ट्रिंगिफाई यहाँ पे कॉल कर दिया, और उसमें से हमने इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 हमने कॉल कर दिया। अब वो जो ये वाला सारा डाटा है हमने कहाँ पे भेजना है, उस सर्विस को। फिर सर्विस ने कहाँ भेजना है, बैकएंड पे।
तो सबसे पहले हमने सर्विस में भेजने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। तो इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ और इस फंक्शन को जो मैंने सेव प्रोडक्ट बनाया इसे रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे यही आना है ना कोई फंक्शन, तो उस फंक्शन का नाम क्या लिख देते हैं, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, कि हम नई प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। अब जब ये वाला क्रिएट न्यू प्रोडक्ट यहाँ से कॉल किया जाएगा, तो इसमें हमने क्या रख दिया, फॉर्म डाटा। अब इस फॉर्म डाटा में क्या क्या होगा, टाइटल, प्राइस, डिस्काउंट, इमेजेस, यानी सारा डाटा इसी में होगा। तो वो सारा डाटा जब मैंने इसको दे दिया, तो ये सर्विस यहाँ से डाटा लेके जब अपनी सर्विस पे जाएगी तो ये जाएगा क्रिएट प्रोडक्ट वाले फंक्शन के पास। तो वो फंक्शन होगा ये, इधर आएगी। अब वो जो हमने पीछे से फॉर्म डाटा वाला सारा डाटा भेजा ना, वो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे डाटा। वो डाटा मैंने कोई भी वेरिएबल का नाम, पैरामीटर का नाम लिख के यहाँ पे रिसीव कर लिया। अब मुझे पता है कि जो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी क्रिएट प्रोडक्ट वाले राउट के ऊपर। उस रिक्वेस्ट का मेथड होगा पोस्ट, और ये डाटा, सारा डाटा वो लेके चले जाएगी उस रिक्वेस्ट के पास। तो इस डाटा में हमें क्या मिलेगा, टाइटल, स्टॉक, डिस्काउंट और तीनों इमेजेस। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है। ये यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, यहां से रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई के ऊपर, और आगे से ये क्या करेगा, ये राउट फाउंड फाइंड करेगा, करेगा ना। अगर हम अपने बैकएंड पे आए तो राउट कैसे डिफाइन किए थे, अगर आप राउट्स की फाइल में आए, ये आपके पास राउट्स की फाइल है। अगर इसको खोले तो इसमें क्या है, कैटेगरी राउट्स, ऑर्डर राउट्स, पोस्ट, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। इसको अगर मैं कैटेगरी को ओपन करूं तो इसमें क्या, कौन सी फाइल है, कैटेगरी राउट्स के नाम से। तो हम ये जो प्रोडक्ट्स वाला है इसमें एक फाइल बना लेते हैं, प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस के नाम से। ये जो कैटेगरी के अंदर पड़ी हुई है, अगर हम इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करें और इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है क्रिएट, कैटेगरी की जगह पे क्या कर देते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट। तो वो यूआरएल हम कहाँ से लेते हैं, सेम एज इट इज यहाँ से, ताकि मिस्टेक ना हो। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इस राउट पे रिक्वेस्ट आएगी। जब इस राउट पे रिक्वेस्ट आएगी तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कैटेगरी वैलिडेटर है, आपने क्या बनाना है यहाँ पे, प्रोडक्ट वैलिडेशन या प्रोडक्ट वैलिडेटर। उसमें आपने क्या करना है, जो भी पीछे से भेजा है हमने, पीछे से क्या भेजा है हमने, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको इस फॉर्म से पता चलेगा। टाइटल, तो आपने प्राइस, डिस्काउंट, स्टॉक और इमेजेस। तो आपकी वैलिडेशन अब कैसे बनेगी, अगर इसको प्रोडक्ट वैलिडेशन का नाम दे तो, पीछे से आपने क्या भेजा है, आपके पास जो टाइटल है, आपके पास जो स्टॉक है, आपके पास जो, वो नाम आपने कहाँ से लेने हैं, वो आपने फॉर्म से नाम लेने हैं। ठीक है, ये भेजे हैं आपने, टाइटल भेजा है, प्राइस, डिस्काउंट, स्टॉक। तो आपने इसके अकॉर्डिंग वो जो वैलिडेटर है वो सेट कर लेना है। ठीक हो गया। इसमें आ जाएगा बॉडी डॉट, यहाँ पे नेम है, वहां पे क्या आ जाएगा, टाइटल डॉट, नॉट डॉट इज एम्प्टी, कि ये खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद डॉट ट्रिम, अगर साइडों पे स्पेसिस है तो वो ट्रिम हो जाए। उसके बाद विद मैसेज में लिख देंगे प्रोडक्ट नेम मस्ट बी रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्टॉक, कि उस स्टॉक में हम लिख सकते हैं कि ये मस्ट बी या नंबर वैल्यू होनी चाहिए, और ये खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जो भी वैल्यूज हैं वो आपने यहाँ पे उसको वैलिडेट करवा लेना अपने अकॉर्डिंग। ये वैलिडेटर जब चलेगा तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अब कैटेगरी के अंदर रिक्वेस्ट जा रही है, तो तब रिक्वेस्ट किस में जाएगी, यहाँ से रिक्वेस्ट जानी है कंट्रोलर के पास। अब हमारे पास कौन सा कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर में अगर जाएं तो हमारे पास यहाँ पे है कैटेगरी कंट्रोलर। मैं यहाँ पे कंट्रोलर में एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम लिख लेते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट, ये हमारे पास कैटेगरी कंट्रोलर है। सेम इसी तरह हमने क्या बना लेना है, प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो वो वाला कंट्रोलर अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लूं, तो इसका नाम चेंज कर देंगे। इसका नाम चेंज करके क्या करेंगे, प्रोडक्ट
और उसमें सेम इसी तरह आपके फंक्शंस बन रहे होंगे क्या, क्रिएट प्रोडक्ट, उसके बाद फैच प्रोडक्ट, उसके बाद अपडेट प्रोडक्ट, उसके बाद डिलीट प्रोडक्ट, आ गया वही करंट। सेम यही चीजें हैं, अब आपने कॉपी पेस्ट अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा काम, वो थोड़ा सा काम जो है वो आपने देखना है कि वो अब इसमें नेक्स्ट चीजें जो है वो काम के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट करते वक्त हमारे पास इमेजेस आ रही हैं, तो इमेजेस को हमने पीछे से सेंड कर दिया है, अब यहाँ पे हमने इमेजेस को रिसीव करने के बाद उनकी एक्चुअल फॉर्म में भी लेके आना है। हमने उनको वो कर दिया ना, अपेंड डाटा करके अपेंड करके उनको उसमें ऐड कर दिया है। अब हमने उसमें से निकाल के एक्चुअल में इमेज को इमेज बना के फिर आगे भेजना है, ताकि ये टेक्सचुअल डाटा में समझ जाए, समझ जाए कि कोई इमेज है। सेंड इसलिए किया पीछे से इसको छुपा के, ताकि जब ये ट्रेवल करे तो एक स्मूथ कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेवल करे, ताकि पता चल सके कि ये डाटा है, ये कोई अजीब चीज नहीं है, यानी कि ये कोई डिकोडेड कोड नहीं है या इंक्रिप्टेड कोड नहीं है। जब वो यहाँ तक पहुंच गया, अब दोबारा हम उसको वापस निकाल के उसकी एक्चुअल फॉर्म में ले आएंगे कि ये इमेज है। जब वो इमेज समझ आ जाएगी कि ये इमेज है, तो फिर हम उसको इमेज के अकॉर्डिंग डेटाबेस में सेव करवा देंगे, जब हम उसे रिट्रीव कर, बस ये काम होगा। उसके बाद गेट वैसे ही करेंगे, डिलीट वैसे ही करेंगे, अपडेट वैसे ही करेंगे, जैसे आपने कैटेगरीज वाला किया हुआ। चलिए अगर हमारी 2 MB की अगर हमारी फाइल होती है इसकी, तो वो डाटाबेस में नहीं भेजते। डेटाबेस में हम सारी फाइल नहीं भेजेंगे, अब हम डेटाबेस में इसको यानी फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के बाद एक मेथड यूज करेंगे जो इसको एक्चुअल में इमेज नहीं सेंड करेगा, इसका पाथ डेटाबेस में जाकर रख देगा। ठीक है, वो पाथ जो डेटाबेस में जाएगा वो एज अ केबी जाएगा, 2 KB 3 KB, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड जाएगा वो। जब वो पाथ फाइंड आउट होकर वापस आएगा, एक्चुअल में दोबारा हमने यहाँ पे कोड लिखा होगा कि ये पाथ जो है ये सिंपल टेक्स्ट नहीं है, इसके पीछे हमने कोई इमेज रखी हुई है। जब वो पाथ दोबारा कन्वर्ट होगा वो इमेज बन जाएगा, हम फ्रंट एंड पे दोबारा सेंड कर देंगे। डेटाबेस में एक्चुअल में डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी के फॉर्म में इमेज नहीं रखेंगे हम। ऐसे सही रख है, सकते हैं। रख सकते हैं, लेकिन अगर रखेंगे तो स्पेस कम होती है ना डेटाबेस की। तो अगर देखो ये ई कॉमर्स है, कितनी प्रोडक्ट्स होंगी, अगर सारी एमबी में हो या फिर भी, तो वो सारी स्पेस तो मेमोरी ने इमेजेस के ऊपर ही ले जानी है, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट करके उसको उसका पाथ सेव करवा देना है। जब वो पाथ गेट करेंगे, दोबारा उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया सर ये करेंगे। इमेज कहीं और सेव होती है कि सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग हाँ, से कहीं सेव और होती भी सेव करवा सकते हो, एक और प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल इमेजेस सेव करवाता है, वहां पे इमेज सेव करवाओ, वो आपको यूआरएल दे देता है, ये यूआरएल अब आप जाकर डेटाबेस में रख दो। जब आप डेटाबेस से फैच करोगे आपको क्या मिलेगा, यूआरएल, दोबारा रिक्वेस्ट भेजो उस प्लेटफॉर्म को, वो आपको वहां से क्या भेजेगा, इमेज। तो ये अब आगे है? सर ये रिस्पॉन्स मैंने होगा। ना ट्राई किया हुआ है सिंपल एचटीएमएल के अंदर। मतलब एक उसको बोला था कि कन्वर्ट दिस इमेज टू एचटीएमएल कोड, उसने एचटीएमएल कोड में कन्वर्ट कर दिया, इमेज अपलोड करते हैं वेबसाइट पे, तो वो उसका पूरा कोड कोड में कन्वर्ट एचटीएमएल कर कोड देता बना है। देता है। तो हम एचटीएमएल फाइल के अंदर लोकल भी चलाए ना, मतलब इंटरनेट ना भी चलाए तो भी वो इमेज तो शो होगी। पीछे कोड है ना उसके, एचटीएमएल का कोड है, जब उसको रेंडर करता है वो समझता है ये इमेज है। इमेज जिस तरह का बटन ने बनाई है। जिस तरह आईएनजी का टैग नहीं लगाते तो वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अब इमेज प्रिंट होने वाली है। सेम इसी तरह जब कोड रेंडर होता है तो मशीन, जब कंपाइलर है वो समझ जाता है कि ये कोड किसका कोड है। कंपाइलर जनरेटेड इमेज होती है। हाँ, वो कंपाइलर समझ जाता है कि जब इसको कंपाइल किया तो एक्चुअल में क्या निकल के आ रहा है, इमेज, तो वो प्रिंट करवा देता है। मशीन को पता चल जाता है ना कि ये किसका कोड है। सेम एज इट इज हम पाथ वाले के ऊपर काम करेंगे कि हम उसको कहीं और प्रिंट, ऐसा भी कर सकते हैं कहीं और इमेज सेव करवाओ, उसका यूआरएल लो डेटाबेस में सेव करवा दो। जब आप गेट करोगे आपको क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट टाइटल, नाम, डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, और उसमें इमेजेस के यूआरएल मिल रहे होंगे। वो यूआरएल क्या होंगे, 1 KB का या उससे भी कम के पॉइंट्स होंगे उसमें कुछ। जब ये यूआरएल आपके पास आ जाएंगे, दोबारा आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है उसको, ये कोड डायनामिक कर देना है हर दफा। रिक्वेस्ट आई, जैसे ही कोड वापस आया, दोबारा उस प्लेटफॉर्म को रिक्वेस्ट गई कि ये यूआरएल जो है ना इसकी इमेज दे दो, वो आपको इमेज दे देगा, आपने दोबारा रिस्पॉन्स पे फ्रंट एंड को भेज देनी है। इस तरह काम करते हैं, ताकि डेटाबेस पे काम से काम लोड पड़े। ठीक है, तो हम कल जो है वो इसका बैकएंड का कोड करेंगे, आज का सारा कोड हमारा था फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, कल हमने सेम यही काम करने जो हमने यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्रड बना लो, कुछ भी नहीं है। ये प्रोडक्ट जितना भी आप यहाँ पे देखो, ये प्रोजेक्ट जितना भी बना लो, ऑर्डर्स होंगे ना, तो क्या होगा, क्रिएट ऑर्डर्स, डिलीट ऑर्डर्स, अपडेट ऑर्डर्स, एडिट ऑर्डर्स, यही सारा कुछ होगा। इसी तरह कस्टमर्स में भी यही होगा, कस्टमर को अपडेट कर लो, कस्टमर को डिलीट कर दो, कस्टमर नया क्रिएट कर लो, या नया तो खुद ही हो जाना जब साइन अप होना है उसमें, तो ये वाली चीजें। सारा ओवरऑल सिनेरियो कहाँ पे चलेगा, आपकी क्रड के ऊपर। डेटाबेस में से कुछ आ रहा है, डेटाबेस में से कुछ जा रहा है। कस्टमर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कस्टमर पड़ गए 500 बंदा है तो वो कैसे हम क्रिएट
उसको क्रिएट करने के लिए जब आप मतलब लोकल साइन अप भी तो अपने रखना है ना। जब आपकी फेसबुक पे आके किसी ने या फेसबुक कह रहा हूँ ये भी प्रोजेक्ट सारा